नमस्कार, मैं अजय कुमार। अगर लालू जी भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लेते तो वो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। यह शब्द बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के हैं। उनके ट्विटर से गुजरेंगे तो सबसे पहला पोस्ट यही दिखाई देता है। आप चाहें तो इसे एक राजनीतिक व्यक्ति की राजनीतिक पोस्ट कहकर खारिज कर सकते हैं, मगर अगर आपकी दिलचस्पी सच की तहकीकात करने में जुड़ी हुई है और सच को जानने से जुड़ी हुई है तो इसे खारिज करना बहुत मुश्किल काम होगा। मौजूदा समय में सत्ता में बैठी मोदी सरकार की राजनीति करने का यह सबसे गहरा तरीका है। लोक कल्याण के बलबूते नहीं, मगर मोदी सरकार ने सत्ता को अपने पास रखने के लिए वैसे तरीके अपनाए हैं जिसका इजाजत हमारा संवैधानिक मूल्य नहीं देता है। बड़े बड़े पूंजीपति और सेठों से इलेक्टोरल बॉन्ड या अन्य तरीकों से बोरी भर का पैसा मिलता रहता है। इस बोरी भर के पैसे से बहुत बड़ी फौज केवल और केवल चुनाव प्रबंधन का काम 24 घंटे करते रहती है। मीडिया का ज्यादातर हिस्सा 24 घंटे नरेंद्र मोदी का चेहरा चमकाने में लगा रहता है। पूरी कोशिश की जाती है कि लोगों के सामने सच ना पहुंचाया जाए। लोगों के बीच मानवता के मूल्य का संचार करने की बजाय नफरत के बीज बोए जाते हैं। संस्थाएं भारत संविधान के मुताबिक भारत के लोगों के लिए काम करनी चाहिए, मगर वह मोदी सरकार के कामकाज को ज्यादा तवज्जो देती हुई नजर आती हैं। अगर इसके बाद भी सत्ता नहीं हासिल होती है तो गवर्नर, ईडी, सीबीआई लगा करके विपक्ष की सरकार और नेताओं को तोड़ा जाता है। भ्रष्टाचार के आरोपी नरेंद्र मोदी की पार्टी में घुसते ही साफ सुथरे बन जाते हैं। इस दलदल में भाजपा का कमल खिल रहा है। यह दलदल आंखों के सामने दिखने के बावजूद भी बड़ी बेगैरत के साथ बड़े बड़े मीडिया समूह में बैठे बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक नरेंद्र मोदी के हर कदम को मास्टर स्ट्रोक कहकर बताकर वाहवाही करते हुए नजर आते हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, यह सारे ऐसे राज्य हैं जहां विपक्ष की सरकार है और इन्हें प्रताड़ित करने के लिए ईडी, सीबीआई जाती रहती है। नवंबर 2014 में मौजूदा वक्त के असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस में हुआ करते थे। इनसे भी ईडी शारदा चिटफंड घोटाले के आरोप में पूछताछ करती थी, मगर जैसे इन्होंने भाजपा ज्वाइन किया वैसे इनके सारे आरोप हटा दिए गए। अब यह धूमधाम से भाजपा की सरकार की तरफ से असम के मुख्यमंत्री बनकर घूम रहे हैं। महाराष्ट्र का उदाहरण तो सबके सामने अभी चल ही रहा है। 27 जून को भोपाल में भाजपा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की एनसीपी के घोटालों की फहरिस्त सबके सामने पेश की। इन पर कार्रवाई करने की गारंटी दी, मगर मुश्किल से 4 दिन भी नहीं बीता कि 1 जुलाई को एनसीपी के अजित पवार सहित 8 विधायकों को भाजपा में शामिल कर लिया गया। अजित पवार को डिप्टी सीएम बना दिया गया। इनके भाजपा में शामिल होने के कई कारण हो सकते हैं, मगर एक कारण जो सबको साफ साफ तथ्यगत तौर पर दिखाई दे रहा है कि इन सब पर आयकर और ईडी ने घोटाले के आरोप लगाए हैं। इन्हीं घोटालेबाजों से गरीबों को बचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं। अब आप बताइए, क्या इन सारी बातों का कोई मतलब बनता है? मतलब केवल इतना है कि कोई भी नेता, चाहे वह भ्रष्टाचार या किसी भी आरोप में संलिप्त है, अगर वह मोदी सरकार की सत्ता के तले आ गया तो वह गरीबों का लिटोरा, गरीबों का मसीहा बन गया। शास्त्रों में इसे ही साम, दाम, दंड, भेद, किसी भी तरह से सत्ता हथियाना कहते हैं। मगर सोचने वाली और समझने वाली बात है कि हमारा देश शास्त्रों के मुताबिक नहीं बल्कि संविधान के मुताबिक चलता है, और संविधान के हिसाब से देखा जाए तो यह एक तानाशाही सत्ता का चरित्र है। संवैधानिक मूल्य के हिसाब से एक ऐसी सत्ता का चरित्र है जिससे देश आबाद नहीं बल्कि बर्बाद होता है। बिल्कुल यही रणनीति अब बिहार सरकार को ढहाने की कोशिश में अपनाई जा रही है। राजनीतिक मामलों के जानकार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का इतिहास बताता है, उनके कामकाज का इतिहास बताता है कि सत्ता हासिल करने के लिए उन्होंने वह सब कुछ किया है जो केवल संविधान विरोधी ही नहीं है बल्कि मानवता के विरोध में भी जाता है। अगर सत्ता हासिल करने के लिए वह देश और समय के चिंतन को बर्बाद करने वाले सारे औजार इस्तेमाल कर सकते हैं तो भारत की जांच एजेंसियों को सत्ता हासिल करने के औजार के तौर पर इस्तेमाल करना उनके लिए बहुत ही मामूली किस्म की बात है। भारत की जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी की सत्ता हथियाने का औजार बनती हुई साफ तौर पर दिखाई देती हैं। महाराष्ट्र के बाद नरेंद्र मोदी की जांच एजेंसी बिहार सरकार के पीछे लग गई है। लालू यादव के परिवार के खिलाफ नौकरी के बदले जमीन के भ्रष्टाचार के आरोप में घेरने की कोशिश की जा रही है।
यह सब तब हो रहा है जब विपक्षी एकता जुटान का मजबूत संदेश पटना से निकल रहा था। यह मामला भी आज का नहीं है, बल्कि साल 2004 से लेकर 2009 के बीच का है। मतलब तब से लेकर अब तक तकरीबन 15 साल बीत चुके हैं। लालू यादव की इसी कार्यकाल से जुड़ा आईआरसीटीसी के होटलों को गैरकानूनी तरीके से प्राइवेट हाथों में बेचने का एक और मामला है, जिसे लेकर के लालू परिवार को 2 बार घेरा जा चुका है। तब घेरा गया जब नरेंद्र मोदी को लगा कि बिहार की सत्ता उनसे बहुत दूर जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि सीबीआई में साल 2009 में इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई थी। सीबीआई ने साल 2011 में इस मामले को बंद कर दिया था, मगर साल 2017 में अचानक यह मामला फिर से खुल गया। साल 2017 में बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री। सरकार धूमधाम से चल रही थी, मगर तभी जुलाई 2017 में लालू राबड़ी परिवार के घरों पर सीबीआई ने छापा मार दिया। महागठबंधन का गठबंधन टूट गया। नीतीश कुमार भाजपा के साथ चले गए, जेडीयू और बीजेपी की सरकार बन गई। मामला भी शांत हो गया। 5 साल तक इस मामले में कुछ भी नहीं हुआ। जेडीयू भाजपा की सरकार में तेजस्वी यादव पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर से जब नीतीश कुमार ने भाजपा को किनारे कर साल 2022 में तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिला लिया, तो फिर से यह मामला खुल गया। अब आप इसे भ्रष्टाचार पर हमला कहेंगे या सत्ता हथियाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करना कहेंगे, इसके बारे में आप खुद सोचिए। जहां तक नौकरी के बदले जमीन से जुड़ा मामला है, तो सीबीआई का आरोप है कि साल 2004 से लेकर 2009 के बीच लालू यादव भारत सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि इसी दौरान लालू प्रसाद यादव ने कम दाम पर जमीन के बदले ग्रुप डी की रेलवे की कम से कम 8 नौकरियां दिलवाई थीं। सीबीआई का आरोप है कि लालू यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पटना में तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा की जमीन महज 26 लाख रुपए में ले ली थी, जिनकी उस समय कुल बाजार कीमत तकरीबन 4 करोड़ 39 लाख रुपए थी। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि जिन लोगों को नौकरियां दी गई वह पटना के निवासी थे। उन्होंने खुद से या अपने परिवार के सदस्यों के जरिए अपनी पटना की जमीन लालू यादव के परिवार के सदस्यों के नाम ट्रांसफर करवाई। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी को भी ट्रांसफर की जिस पर नियंत्रण लालू यादव के परिवार के सदस्यों का था। यह प्रॉपर्टी 5 सेल डीड और 2 गिफ्ट डीड के जरिए हासिल की गई है। ज्यादातर जमीन के लिए कैश में भुगतान किया गया है। इन नौकरियों के लिए रेलवे ने किसी भी तरह का विज्ञापन यानी कि एडवर्टीजमेंट नहीं निकाला था। बिना विज्ञापन के यह नियुक्तियां की गई थीं। इस मामले में सीबीआई ने पिछले साल मई महीने में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती, हेमा यादव सहित 12 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इसकी पहली चार्जशीट पिछले साल अक्टूबर महीने में तैयार हो गई थी, जिसमें लालू यादव के परिवार के खिलाफ आरोप था, मगर चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम नहीं था। अब सीबीआई ने इसकी सप्लीमेंट्री चार्जशीट दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज गीतांजलि गोयल के सामने दायर की है। चार्जशीट थोड़ा तकनीकी शब्द है, तो मोटे तौर पर बस इतना समझिए कि ऐसा दस्तावेज जिसमें मामले की छानबीन से जुड़ी सारी बातें लिखी होती हैं, आरोप लिखा होता है और आरोपी का नाम लिखा होता है। इस नए सप्लीमेंट्री चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम भी आरोपी के तौर पर शामिल किया गया है। तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी सहित 17 आरोपियों के नाम हैं। इन आरोपियों में रेलवे के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। 12 जुलाई को इस नए चार्जशीट पर सुनवाई होगी। सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर ही ईडी भी इस मामले की छानबीन कर रही है। लालू यादव के परिवार और सगे संबंधियों से जुड़े 24 जगहों पर छापेमारी कर चुकी है। ईडी ने छापेमारी के बाद कहा था कि उसे 1 करोड़ बेनामी कैश मिला है और 600 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होने की साक्ष्य मिले हैं। ईडी की इस कार्रवाई के बाद ईडी की बहुत फजीहत हुई। कहा गया कि लालू यादव के सगे संबंधियों भी समृद्ध घरों से आते हैं। अगर 24 जगहों पर ईडी छापा मारेगी तो 1 करोड़ रुपए मिलने में कौन सी बड़ी बात है। इतनी ज्यादा संपत्ति तो गिरिराज सिंह के यहां चोरी करने वाले चोरी ने ले ली थी। यह भी कहा गया था कि अगर 600 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग की बात कह रही है तो उसकी ठोस सबूत दिखाएं कि कैसे 600 करोड़ रुपए का आरोप लगाया गया है। यह सारे आरोप केवल मीडिया में लालू परिवार और भ्रष्टाचार की खबर फैलाने के लिए कही गई है। इस पूरे मसले पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी को बीमार जनता पार्टी बताया। ईडी सीबीआई से जो दवाई बीजेपी करवा रही है उसका ओवरडोज हो गया है, उसका रिएक्शन हो रहा है। इसकी आशंका पहले से थी।
जब का यह मामला है, उस समय तेजस्वी यादव महज 13 साल के आसपास के थे। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की एकता से घबरा करके इस तरह का कदम उठा रही है। उनका नाम जबरदस्ती चार्जशीट में शामिल किया गया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने कहा है कि हमें जानकारी थी कि यह चार्जशीट फाइल होगी। पहले 2 बार सीबीआई जांच में बता चुकी है कि उसमें कोई साक्ष्य नहीं है। हम लोग जान रहे थे कि भाजपा अपने तोतों को भेजेगी। जनता भी जान रही थी कि विपक्ष एकता से घबराई निर्लज्ज भाजपा अब अपने चोंचलेबाजी पर उतरेगी। हम और आप या भारत का कोई भी आम नागरिक यह चाहता है कि भारत से भ्रष्टाचार खत्म हो, मगर यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की आम जनता और आम नागरिक नहीं, बल्कि भारत की सरकार का यह हक मिला है कि वह भ्रष्टाचार की संभावनाओं को उजागर करे, छानबीन करे और सजा दे। इसलिए असल सवाल भ्रष्टाचार को लेकर हमारी और आपकी चाहत का नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार पर मोदी सरकार के रवैया का रहा है। तो यह सबको दिख रहा है कि भाजपा, मोदी सरकार के मित्र अगर भ्रष्टाचार के अनंत संभावनाओं में भी डूबे हैं तो उन पर कोई छानबीन नहीं करनी है, ना आरोप लगाना है और ना ही सजा देना है। मगर अगर कोई मोदी सरकार के विपक्ष और विरोध में खड़ा है तो उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने हैं, मीडिया में उसको बदनाम करना है। अगर वह मोदी सरकार में शामिल हो जाए तो ठीक, अगर नहीं शामिल हुआ तो उसको तब तक प्रताड़ित करना है जब तक वह शामिल ना हो जाए। इसे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना नहीं कहा जा सकता है, बल्कि यह कहा जाता है कि भारत सरकार की हर संवैधानिक संस्था का इस्तेमाल मोदी सरकार अपनी दुकानदारी को फैलाने में कर रही है। राजनीतिक जानकार तो यहां तक कहने लगे हैं कि नरेंद्र मोदी को संविधान से कोई लेना देना नहीं है, भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें केवल इस बात से लेना देना है कि नरेंद्र मोदी को सत्ता में बने रहने और सत्ता पर अधिक से अधिक कब्जा के लिए जितने विधायकों और सांसदों की संख्या की जरूरत है उसे किसी भी तरह से हासिल कर लिया जाए। इस तरीके से विपक्ष बर्बाद होता है, सत्ता की नैतिकता बर्बाद होती है, संविधान बर्बाद होता है, गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है, अंततः देश बर्बाद होता है। जांच एजेंसियों के कई अधिकारियों के मीडिया पोर्टल पर नाम ना बताने के शर्त पर बयान छपे हैं। उन सब का इकट्ठा करके कहा जाए तो वह बताते हैं कि नरेंद्र मोदी के दौर में साफ तौर पर एक ट्रेंड दिखता है कि जैसे ही कोई चुनाव नजदीक आता है तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसी जांच एजेंसियों की तरफ से पुराने मामले को खोल दिया जाता है, छापेमारी शुरू हो जाती है, सवाल जवाब पूछना शुरू कर दिया जाता है, गिरफ्तारियां होती हैं, नए एफआईआर दर्ज किए जाते हैं। मगर जैसे जैसे समय बीतता चला जाता है, छानबीन के बाद कुछ कंक्रीट निकल कर नहीं आता है। कांग्रेस के दौर में भी जांच एजेंसियों को विपक्षियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था, मगर नरेंद्र मोदी के दौर में इस तरह से जांच एजेंसियों के इस्तेमाल की गति में कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। जहां पर भाजपा को लगता है कि वह चुनावी दौड़ में कमजोर पड़ रही है, वहां इन जांच एजेंसियों का इस्तेमाल शुरू हो जाता है। ढेर सारे नेताओं के खिलाफ इनपुट मिलते हैं, वह जेन्युइन इनपुट होते हैं, मगर इन सभी नेताओं पर छापे नहीं पड़ते हैं। जब इनपुट मिलता है तभी छापे नहीं पड़ते हैं, बल्कि सही समय का इंतजार किया जाता है। राजनीतिक गलियारों में सही समय का मतलब यह है कि जब चुनावी फायदा हासिल किया जा सके। मतलब ईडी के छापे की टाइमिंग साफ तौर पर बताती है कि मकसद आर्थिक अपराध को दूर करना नहीं, बल्कि चुनावी फायदा हासिल करना है। किसी भी जांच एजेंसी के अधिकारी यह नहीं सोचते कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे, मीडिया उनके बारे में क्या राय बनाएगी। उन्हें बस इस बात से मतलब होता है कि मौजूदा वक्त के सत्ताधारियों को किस तरीके से वो खुश रख सकते हैं। अब अंत में चलते चलते बस इतना समझिए कि लोकतंत्र की बुनियाद इस बात पर टिकी है कि कम से कम चुनाव लड़ने और सत्ता तक पहुंचने की जमीन सबके लिए बराबर होगी। अगर यह जमीन बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है और सबके लिए बराबर की जा रही है तो लोकतंत्र के लिए बहुत शुभ संकेत होता है। मगर यह जमीन बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, जैसा कि भारत में है, और केवल सत्ता इसे अपने हिसाब से ढाल रही है, तो यह लोकतंत्र और देश की बर्बादी का लक्षण होता है। मोदी सरकार यही काम कर रही है। शुक्रिया।